एक गांव में रघु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण होने के सारे नियम का पालन करता था। वो गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में अकेले ही रहता था। उसकी दिनचर्या बड़ी सामान्य सी थी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर प्राणायाम करता और नहा धोकर ईश्वर की भक्ति। उसके बाद ब्राह्मण कर्तव्य निभाने के लिए वो भिक्षा मांगने निकल जाता। ब्राह्मण कर्तव्य के अनुसार सिर्फ 5 घरों में ही वो भिक्षा मांगता था। उसको इतनी ही भिक्षा मिलती थी कि वो अपना जीवन यापन कर सके। इसीलिए उसने अभी तक विवाह नहीं किया था। एक दिन रघु जब सुबह उठा तो उसने देखा कि एक प्यारी सी चिड़िया उसकी झोपड़ी की दीवार और छत के बीच में फंसी हुई है। रघु चिड़िया को देखकर चिंतित हुआ और उसको वहां से निकाला। चिड़िया जोर जोर से हाफ रही थी। रघु ने चिड़िया को अपनी हथेली पर रखा और उसे पानी पिलाने लगा। रघु धीरे धीरे उसके सिर के ऊपर उंगली से मालिश करने लगा। पानी पीने से और रघु की मालिश से चिड़िया को बहुत आराम मिला। चिड़िया रघु की हथेली पर ही आराम से लेट गई। कुछ देर बाद चिड़िया उठी और रघु की तरफ देखा। चिड़िया के चेहरे पर खुशी की झलक थी और रघु भी चिड़िया को उठा देख बहुत खुश हुआ। तुम अब ठीक हो, तुम उड़कर अपने घर जा सकती हो। लेकिन चिड़िया रघु की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वो रघु के साथ ही रहना चाहती हो। अगर तुम चाहो तो मेरी झोपड़ी में रह सकती हो। जब तुम अच्छे से ठीक हो जाओ तो चली जाना। चिड़िया आशा से भरी आंखों से रघु की तरफ देखती रहती है। रघु समझ जाता है कि चिड़िया अभी ठीक नहीं है और वो उसकी झोपड़ी में ही रहना चाहती है। रघु चिड़िया को लेकर झोपड़ी में जाता है और चिड़िया के रहने के लिए एक जगह देखता है। वो चिड़िया के रहने के लिए एक मटकी में छेद कर उसमें घास भरकर उसका नया घर बनाता है। चिड़िया को नया घर मिल जाता है और रघु को एक नया साथी। रघु चिड़िया का बहुत ख्याल रखने लगा। वो दोनों साथ ही खाना खाते। रघु जब भिक्षा लेने जाता तो चिड़िया उसके कंधे पर बैठकर उसके साथ ही जाती थी। वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। चिड़िया जब रघु के साथ जाती थी तो वो सब कुछ ध्यान से देखती थी और समझती भी थी कि कैसे रघु अपने और चिड़िया के भोजन की व्यवस्था करता है। कुछ समय बाद चिड़िया 4 अंडे देती है। रघु चिड़िया के अंडे देखकर बहुत खुश होता है। अब चिड़िया सारा दिन अपने अंडों पर बैठती है और रघु दिन भर भिक्षा मांगने जाता है। रघु को भिक्षा में जो भी मिलता वो उसका आधा चिड़िया को खाने के लिए देता और आधे से स्वयं का पेट भरता। रघु चिड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा। कुछ ही दिन बाद अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। बच्चों के आने के बाद रघु एक नया घोंसला बनाता है ताकि सारे बच्चे और चिड़िया आराम से रहें। अब रघु जो भी खाना लाता था उसका अधिकांश हिस्सा वो चिड़िया और उसके बच्चों को देने लगा। कई बार ऐसा भी होता था कि रघु के खाने के लिए बहुत कम भोजन बचता था, लेकिन उसे चिड़िया और उसके बच्चों की ज्यादा परवाह थी। रघु जब शाम को घर आता तो चिड़िया के बच्चों के साथ खेलता था। रघु को धीरे धीरे चिड़िया और उसके बच्चों के साथ लगाव होने लगा था और वो उसके घर के सदस्य की तरह रहने लगे थे। रघु ने सोचा क्यों ना वो चिड़िया का नाम रखे। उसने बहुत सोचने के बाद चिड़िया का नाम पीलू रखा और रघु उसे पीलू के नाम से बुलाने लगा। चिड़िया ये सब देखती थी और समझती भी थी। चिड़िया को समझ में आ रहा था कि रघु को जो भी खाना मिलता है वो उन सब के लिए पर्याप्त नहीं है। अब चिड़िया ने बाहर जाके बच्चों के लिए खाना लाना शुरू किया। एक दिन पीलू जब खाना ढूंढने के लिए गई तो उसने देखा कि एक आदमी के हाथ से 10 रुपए का नोट गिर जाता है। पीलू जब उस नोट को देखती है तो समझ जाती है कि ये नोट बहुत काम का है। इस नोट से कई चीजें खरीदी जा सकती हैं। पीलू नोट अपनी चोंच में दबाकर उसे घर लाती है और उस नोट को रघु को दे देती है। पीलू, ये नोट तुम कहां से लाई हो और ये तुम्हें मिला कहां से? क्या तुमने इसे चोरी किया है? पीलू के चेहरे पर एक शांत सा भाव होता है। वो समझ जाती है कि रघु को उसका नोट लाना अच्छा नहीं लगा। रघु पीलू को शांत देखकर समझ जाता है कि वो उदास हो गई है। पीलू, मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरी बहुत परवाह है और हमारे पास धन की कमी है, लेकिन हम ईश्वर के बताए सच्चे मार्ग पर ही चलेंगे। हमें चोरी की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, क्योंकि चोरी करना बुरी बात है। तो अब तुम ये नोट जहाँ से लाई थी वहीं पर वापस छोड़ कर आओगी। ये नोट मैंने चुराया नहीं है, मुझे रास्ते पर डला हुआ मिला था।
पीलू को बोलता देख रघु चौंक जाता है और डरे हुए स्वर में पूछता है, तुम बोल सकती हो, लेकिन तुम तो बस एक चिड़िया हो। एक चिड़िया कैसे बोल सकती है? आज तक तो तुमने कुछ बोला ही नहीं, तो आज अचानक से तुम कैसे बोल सकती हो? मैंने तुमसे बोलना सीखा। तुम मुझसे रोज कितनी बातें करते हो, और मैं तुम्हारे साथ जब बाहर जाती थी तब तुम्हें दूसरों के साथ बातें करते देख बोलना सीख लिया। अब मैं अपने बच्चों को भी बोलना सिखा रही हूँ। अच्छी बात है कि तुमने बोलना सीख लिया। मुझे खुशी हुई तुम्हारी आवाज़ सुनकर। तो अब तुम ये 10 रुपए का नोट जहाँ से लाई थी वहीं पर वापस रख कर आओगी। इस नोट पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। रघु को खुशी भी होती है और हैरानी भी, लेकिन उसे अच्छा लगता है कि पीलू बोल सकती है। अब रघु पीलू के साथ बात करता था और पीलू अपने बच्चों को भी बात करना सिखा रही थी। पीलू दिन ब दिन बहुत समझदार होती जा रही थी। रघु को मालूम था कि पीलू के बच्चे बड़े हो रहे थे और उनकी भूख भी बढ़ रही थी। चिड़िया जो भी खाना लाती थी वो उनके लिए काफी नहीं था। रघु सुबह सुबह जल्दी उठकर भिक्षा मांगने जल्दी जाने लगा ताकि वो ज्यादा सामान ला सके। रघु पूरी कोशिश कर रहा था कि पीलू के बच्चों के भोजन में कोई कमी न रहे। पीलू भी रोज की तरह अपने बच्चों के लिए भोजन लाने अलग अलग जगह पर जाती और भोजन इकट्ठा करती। पीलू एक दिन अनाज के खेत पर दाना चुगने लगी। उस खेत में ढेर सारा अनाज था। पीलू ने अपनी चोंच में ज्यादा अनाज भरना चाहा, लेकिन वो भर नहीं पाई। जब पीलू अपनी चोंच में अनाज भर रही थी तभी वहां एक आदमी आता है और उसे उड़ा देता है। पीलू निराश होकर घर पर आती है और जो भी अनाज उसके पास बचा है वो अपने बच्चों को दे देती है। पीलू अगले दिन फिर से उसी खेत में जाती है और कोशिश करती है कि वहां से ज्यादा अनाज ला सके, लेकिन जैसे ही वो दाना चुगने बैठती है कोई ना कोई आदमी वहां आकर उसे उड़ा देता है। पीलू दाना ढूंढने के लिए दूसरे खेत की तरफ जाती है, लेकिन वहां पर भी उसे कोई आदमी आकर उड़ा देता है। पीलू निराश होकर जंगल की तरफ उड़ जाती है और एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। पेड़ पर बैठकर पीलू सोचती है कि अब वो अपने बच्चों के लिए खाना कैसे ले जाएगी। थकान की वजह से पीलू सो जाती है। कुछ देर बाद उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है और आवाज सुनकर वो चौंक कर उठ जाती है। पीलू पेड़ से नीचे की तरफ देखती है कि वहां कुछ लोग बड़े बड़े बक्से लेकर जा रहे होते हैं। पीलू उन लोगों का पीछा करने लगती है। कुछ देर पीछा करने के बाद वो देखती है कि जंगल के बीचों बीच एक कमरा बना हुआ है। वो लोग उस कमरे के अंदर जाते हैं। पीलू उस कमरे की खिड़की पर जाकर बैठती है और देखती है कि पूरा कमरा खाली है। वो सोचती है कि आखिर ये सारे लोग कहाँ गए। कुछ देर बाद वो देखती है कि कमरे के फर्श में से एक आदमी बाहर आता है। पीलू समझ जाती है कि इस कमरे के नीचे कोई और जगह है जहां इन्होंने बक्से रखे हुए हैं। पीलू उस फर्श के ढक्कन में से नीचे जाती है और देखती है कि वहां बहुत सारे ऐसे बक्से रखे हुए हैं। पीलू उड़कर चारों ओर देखती है। वहां बक्से का ढेर लगा हुआ होता है। अचानक से वहां कुछ लोगों के आने की आवाज आती है। पीलू आवाज आते ही वहां के एक बक्से के पीछे छुप जाती है। पीलू देखती है कि वहां 2 आदमी नीचे आते हैं और वो उन लाए हुए बक्सों को खोलते हैं। अरे वाह, इस बार तो पहले से भी ज्यादा सोना आया है। बहुत अच्छी कीमत मिलेगी हमें इस सोने की। चलो इसमें से एक सैंपल बॉस को दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। पीलू छुपकर देखती है कि बक्से में ढेर सारा सोना भरा हुआ है। पीलू समझ जाती है कि यह सारा सोना चुराया हुआ है और सोचती है कि जैसे रघु ने कहा था कि चोरी करना बुरी बात है, तो ये सारे लोग बुरे आदमी हैं। वो दोनों आदमी वहां से जाने लगते हैं। पीलू ये देखकर जल्दी से उड़कर वहां से निकल जाती है। एक आदमी चारों ओर देखता है क्योंकि उसको लगता है कि वहां पर कोई और है, लेकिन जब तक वो आदमी कुछ देख पाता है पीलू वहां से उड़कर निकल जाती है। पीलू सीधा अपने घर पहुंचती है और रघु के आने का इंतजार करती है। रघु के घर आते ही पीलू सारे दिन की बात उसको बता देती है। हमें कुछ करना चाहिए। वो सारे लोग मुझे बुरे आदमी लगे और मुझे लगता है कि सारा सोना चोरी का है। और जैसे कि तुमने कहा कि चोरी करना बुरी बात है, तुम्हें वहां जाकर उनको समझाना चाहिए कि उन्होंने जिसका भी सोना लिया है उनको वापस करे। पीलू, हमें नहीं पता वो लोग कौन हैं। हो सकता है कि वो सारा सोना उन्हीं का हो। तुम कैसे कह सकती हो कि वो चुराया हुआ सोना है?
और तुम कैसे कह सकती हो कि जो तुमने देखा वो सोना ही है? वो कुछ और भी तो हो सकता है। क्या पता तुमने समझने में गलती की हो। मैंने उनको बात करते हुए सुना है। उन्होंने खुद कहा कि ये सोना है और मैं जानती हूँ सोना कैसा होता है। और जिस तरीके के लोग वो दिख रहे थे वो बुरे ही लोग हैं, वरना क्यों सारा सामान यूं जंगलों के बीचों बीच छुपा रखा है? क्यों कमरे के नीचे कमरे बना रखा है? वो लोग चोर हैं और तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम बच्चों को खाना खिलाओ और मुझे सोचने दो क्या करना है। रघु सोचता है कि वो क्या करे। वो पीलू की बातों से समझ जाता है कि जिन लोगों को पीलू ने देखा है वो काफी खतरनाक लोग होंगे। उसके मन में डर भी होता है कि वो अकेला क्या कर सकता है। वो सोचते सोचते अंत में सो जाता है। अगले दिन जब सुबह उठता है तो पीलू उसके सीने पर बैठकर पूछती है, आज हम सीधा जंगल चलते हैं और उन लोगों को समझाते हैं। मैं भी इस बारे में सोच रहा हूँ। अभी मैं भिक्षा मांगने जाता हूँ, हम शाम को इस बारे में बात करेंगे। रघु भिक्षा मांगने निकल जाता है। वो सारे रास्ते ये सोचता है कि पीलू के कहने पर उसे जंगल जाना चाहिए या नहीं। वो सोचता है कि पीलू को दुनिया की इतनी समझ नहीं है, ये सब करना खतरनाक भी हो सकता है। रघु शाम को घर पहुंचता है और पीलू को खाना खाने के लिए कहता है। पीलू उससे फिर से पूछती है कि उसने क्या सोचा। पीलू, हमें नहीं मालूम वो लोग कौन हैं और क्या करते हैं। हम कैसे किसी पर आरोप लगा सकते हैं? हो सकता है कि तुमने कुछ समझने में गलती की हो। मुझे समझने में कोई गलती नहीं हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो बुरे लोग हैं और वो गलत काम कर रहे हैं। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तुम मेरे साथ कल सुबह चल के देखना। ठीक है, अब तुम बच्चों को खाना खिलाओ, मैं तुम्हारे साथ सुबह चलूंगा। रघु खाना खाने के बाद सोने के लिए लेट जाता है, लेकिन सारी रात वो सो नहीं पाता और सोचता रहता है। पीलू भी सुबह होने का इंतजार कर रही होती है। सुबह होने पर रघु पीलू के साथ जंगल जाता है। पीलू उसे रास्ता बताते हुए जंगल के बीच में ले जाती है। जब वो उस कमरे के पास पहुंचने वाले होते हैं तो पीलू रघु को एक पेड़ के नीचे रुकने के लिए कहती है। रघु पेड़ के नीचे बैठ जाता है और पीलू का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद पीलू लौटकर आती है और रघु को अपने साथ चलने के लिए कहती है। रघु और पीलू दोनों कमरे के पास पहुंचते हैं। जंगल के बीच बना हुआ कमरा देख वो भी सोचता है कि यहाँ कोई कमरा क्यों बनाएगा। पीलू रघु को कमरे के अंदर आने के लिए कहती है और रघु उसके पीछे पीछे आ जाता है। सारा कमरा बिल्कुल खाली होता है। पूरे कमरे में सिर्फ मिट्टी और मकड़ी के जाले होते हैं। ऐसा लगता है कि वहां कभी कोई आया ही नहीं। ये कमरा तो बिल्कुल खाली है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चलो पीलू, हम वापस चलते हैं। लगता है यहाँ जो भी था वो चला गया, और वैसे भी इस घने जंगल में कौन रहेगा। यही तो राज है इस कमरे का। तुम अपने पैरों के नीचे देखो, तुम्हें इस कमरे के नीचे जाने का रास्ता मिल जाएगा। रघु नीचे फर्श पर देखता है और उसे बीच में एक हैंडल नजर आता है। रघु उस हैंडल को खोलता है तो उसे दिखता है कि नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। रघु ढक्कन को हटाकर नीचे की तरफ जाता है। नीचे पहुंचने पर रघु को दिखता है कि वहां बहुत सारे बक्से रखे हुए हैं, लेकिन किसी भी बक्से में ताला नहीं लगा। कमरा भी काफी बड़ा है। तुम इन बॉक्सेस को खोल कर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ आने वाले लोग अच्छे हैं या बुरे। पीलू की बात सुनकर रघु एक बक्से को खोलता है। बक्से के अंदर देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं और खुली की खुली ही रह जाती हैं। उस बक्से में रखे हुए सोने की चमक रघु के चेहरे पर पड़ रही होती है। हैरानी में रघु कुछ और भी बक्से खोलता है और हर बक्से में सोना ही मिलता है। यहाँ तो हर बक्से में सोना भरा हुआ है। इतना सारा सोना, और वो भी ऐसी जगह पर, तो कोई गलत आदमी ही रखेगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। चलो हम यहाँ से चलते हैं और इस जगह के बारे में पुलिस को बता देते हैं। रघु जब बोल रहा होता है तभी पीलू को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। मुझे लगता है कि कोई आ रहा है। तुम इन बॉक्सेस के पीछे छुप जाओ, मैं देख कर आती हूँ कि कौन है। और हाँ, तुम बिल्कुल भी डरना मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। पीलू बाहर उड़कर जाती है और देखती है कि दो आदमी कमरे की तरफ आ रहे होते हैं। पीलू वापस नीचे जाती है और रघु को कहती है,
2 आदमी अंदर आ रहे हैं। हम यही छुपे रहेंगे और जब वो यहाँ से चले जाएंगे तब हम बाहर जाएंगे। रघु और पीलू दोनों ही बक्से के पीछे छुप जाते हैं। दोनों आदमी अंदर आते हैं और एक एक बक्से को उठाकर बाहर जाने लगते हैं। पीलू उन्हें ध्यान से देख रही होती है और इंतजार करती है कि कब वो बाहर जाए। कुछ देर बाद दोनों आदमी बाहर चले जाते हैं। उनके बाहर जाने के बाद रघु पीलू को बाहर चलने के लिए कहता है। रघु और पीलू दोनों बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि फिर से उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो दोनों फिर से छुप के बैठ जाते हैं। दोनों आदमी अंदर आ जाते हैं और बक्से उठाने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी को शक होता है कि कमरे में उनके अलावा भी कोई और है। वो अपने साथी को कहता है, मैं जब से इस कमरे में आया हूँ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई और भी है। तुझे भी ऐसा लगा क्या? अरे छोड़ ना यार, यहाँ कौन आएगा। जल्दी से बक्से उठा, हमें चलना है और डिलीवरी भी करनी है। नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई और भी है। एक बार हर तरफ देख तो लेते हैं। आदमी की बात सुनकर पीलू समझ जाती है कि अगर इन लोगों ने ढूंढना शुरू किया तो रघु को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। पीलू एकदम से उड़कर बक्से के ऊपर बैठ जाती है। देख, मैंने कहा था ना यहाँ कोई है, लेकिन यहाँ ये चिड़िया आई कैसे? अब मैं इस चिड़िया को पकड़कर इसको आग में भूनकर खाऊंगा। आदमी की ये बात सुनकर पीलू इधर उधर उड़ने लगती है और आदमी पीलू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पीलू की फुर्ती के सामने उसकी एक भी नहीं चलती। अरे इस चिड़िया को छोड़, हमें लेट हो रहा है, डिलीवरी भी करने जाना है। चल अब जल्दी से बक्से उठा और गाड़ी में डाल। दोनों आदमी बक्से उठाकर बाहर चले जाते हैं। रघु और पीलू कुछ देर छुप के ही इंतजार करते हैं। वो और कुछ देर वहां रुकते हैं ये देखने के लिए कि वो आदमी कहीं वापस ना आ जाए। कुछ देर रुकने के बाद वो बाहर निकल आते हैं। पीलू, ये लोग तो बुरे लोग हैं, हमें चलकर पुलिस को इनके बारे में बताना चाहिए। चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और पुलिस को इस जगह के बारे में बता देते हैं। रघु और पीलू जैसे ही कमरे के बाहर आते हैं वो दोनों आदमी उनके सामने खड़े हो जाते हैं और वो दोनों रघु को घूर के देखने लगते हैं। उन दोनों आदमियों को सामने देख रघु बहुत डर जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। पीलू उड़कर कमरे की छत पर बैठ जाती है। तुझे क्या लगा हम बेवकूफ हैं जो समझ नहीं पाएंगे कि कमरे में कोई है या नहीं? बताओ किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पर? हमारी जासूसी करने आया है? कौन है तुम्हारे गैंग का लीडर? जल्दी बताओ वरना जान से हाथ धो बैठोगे। देखो भाई, मैं तो एक साधारण सा ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता हूँ। मेरा कोई गैंग नहीं है। मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ। मैं तो पास के गांव में ही भिक्षा मांगने आया था। थक गया था तो इसीलिए जंगल में कुछ फल ढूंढने लगा। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। फल ढूंढने के लिए जंगल के बीचों बीच आ गया। हमें पागल समझ रहा है? जल्दी बता तुझे किसने भेजा है, वरना इस जंगल से वापस नहीं जा पाएगा तू। लगता है ये पंडित ऐसे नहीं मानेगा। पंडित जी को अब प्रसाद देना ही होगा। मैं अंदर से एक लाठी लाता हूँ और जब पंडित को प्रसाद मिलेगा तभी उसका मुंह खुलेगा। दूसरा आदमी कमरे के अंदर लाठी ढूंढने के लिए जाता है। पीलू ये देखकर समझ जाती है कि ये लोग रघु को मारने वाले हैं। वो कमरे की छत से नीचे आकर सीधे रघु के सिर पर बैठ जाती है। राघु, तुम डरो मत, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस आदमी के मुंह में मुक्का मारो और भागो। अरे ये चिड़िया तो बोलती है। अब तो मैं इस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। आज इसको तो मैं कच्चा ही खा जाऊंगा। पीलू को बहुत गुस्सा आता है और वो उड़कर उस आदमी के आंख में अपनी चोंच से वार करती है। दूसरा आदमी पीलू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पीलू की फुर्ती के सामने कुछ नहीं कर पाता। पीलू बार बार दोनों की आंख में चोंच मारती है। दोनों आदमी अपनी आंख पर हाथ रखकर नीचे लेट जाते हैं। जिस आदमी ने पीलू को खाने की बात की थी, पीलू उस पर बहुत ज्यादा ही वार करती है। मुझे भून कर खाएगा? ले, अब खा के दिखा। चलो पीलू, यहाँ से अब चलते हैं। हमें यहाँ से भागना होगा। पीलू की चोट से दोनों आदमी नीचे ही पड़े रहते हैं। रघु और पीलू दोनों वहां से भाग जाते हैं। रघु जंगल पार करने के बाद सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पहुंचकर वो थानेदार को सारी बात बता देता है। थानेदार रघु को उस जगह पर ले जाने के लिए कहता है। वो उसे आश्वासन भी देता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है सारी बात बताकर।
तो उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। रघु पुलिस को जंगल के बीच बने उस कमरे के पास लेकर जाता है। कमरे के नजदीक पहुंचने पर वो देखते हैं कि वो दोनों आदमी वहां से भाग चुके थे। पुलिस कमरे के नीचे बने कमरे में जाती है और सारे बक्से खोल कर देखती है। थानेदार इतना सारा सोना देखकर हैरान हो जाता है। वो अपने साथी को कहता है, किसी सोनार को लेकर आओ और इस सोने की जांच करवाओ। हमें इस सारे सोने की जानकारी बड़े अफसरों को भी देनी है। कुछ ही देर बाद वहां काफी सारे पुलिस वाले और उनके बड़े अफसर आ जाते हैं। सोनार भी जांच करके बता देता है कि यह सारा सोना बिल्कुल असली है। थानेदार अपने बड़े अफसर को बताता है कि कैसे रघु ने अपनी जान पर खेलकर इस सोने के बारे में पुलिस को बताया है। बड़े अफसर रघु को बात करने के लिए बुलाते हैं। रघु, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। तुम्हें सरकार की तरफ से सम्मान और इनाम दोनों मिलेगा। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। तुम्हारी तरह सभी शहर के नागरिक ईमानदारी से और निडर होकर बुरे लोगों का सामना करें तो पूरे शहर में कोई दुर्घटना होगी ही नहीं। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारा काम पीलू का है। इसने ही इस जगह का पता लगाया और मुझे प्रेरित किया कि यहाँ आकर देखूं। पीलू ने ही मेरी जान उन बुरे लोगों से बचाई है। इसकी ही वजह से मैं यहाँ सब कर पाया हूँ। अरे अब बस भी करो राघु। ये चिड़िया बोलती है, ये तो बहुत खास है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है पीलू। रघु, तुम पीलू का अच्छे से ख्याल रखना। अब तुम अपने घर जा सकते हो। रघु और पीलू को इस साहसी काम के लिए सम्मानित किया जाता है और इनाम में उनको एक अच्छी सी धनराशि भी मिलती है। इनाम में मिली हुई धनराशि से रघु एक जमीन खरीद लेता है। उस जमीन पर रघु बच्चों के पढ़ने के लिए एक स्कूल खोलता है। अब पीलू रघु के साथ स्कूल में जाती है और बच्चों के साथ बैठकर वो भी पढ़ाई करती है।